नमस्कार साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनको आर्थिक अवधारणाएं कह सकते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आप यहां पर कह सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको जानना चाहिए, और उन शब्दों के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट बनता है जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। उस रिपोर्ट की हम भी बात करेंगे। आइए इसको समझते हैं। आर्थिक अवधारणाओं में हमें तीन महत्वपूर्ण शब्दों को लेना है यहाँ पर। पहला जो शब्द है उसे कहते हैं आर्थिक प्रगति। पहला जो शब्द है उसके लिए है आर्थिक आर्थिक प्रगति। ठीक है, आर्थिक प्रगति। आर्थिक प्रगति। दूसरा शब्द है उसे हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि। और तीसरा है उसे हम बोलते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। तो तीन तरह की जो शब्दावली हैं, इन शब्दावलियों को आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1960 के पहले, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1960 के पूर्व। ठीक है, 1960 के पूर्व इन तीनों ही शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में समानार्थी शब्दों के लिए उपयोग में लाया जाता रहा। लेकिन 1960 के बाद जो अर्थशास्त्री आते हैं, आर्थिक मामलों जानकार आते हैं, इनको लगा कि आर्थिक प्रगति, समृद्धि और विकास तीनों ही अलग अलग अवधारणाएं हैं। इनको अलग अलग संदर्भों में बोलना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों में प्रयोग में लाना चाहिए। तो इसलिए 1960 के बाद इन शब्दों में क्या किया गया, अंतर यहां पर किया गया। तो इससे पूर्व क्या था, एक दूसरे के पर्याय थे, पर्यायवाची के रूप में, ठीक है, पर्याय के रूप में उपयोग होते थे। उपयोग होते थे कब, 1960 के पहले पर्याय के रूप में उपयोग होते थे। 1960 के बाद क्या किया, अंतर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं अंतर। ठीक है, अंतर। तो 1960 के बाद इसमें किया गया अंतर, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर है? तो दो बातें क्लियर हो गया। 60 के पहले क्या था, पर्यायवाची के रूप में एक दूसरे का इस्तेमाल होता था। कहीं पर आर्थिक समृद्धि लिख दिए तो कहीं पर उसको आर्थिक प्रगति लिख दिए। तो अब 1960 में क्या हुआ, इन शब्दों में अंतर यहाँ पर करना चालू होता है। तो उन्हीं अंतरों के आधार पर इन तीनों को समझते हैं। तो पहला जो आर्थिक प्रगति है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि किसी देश, यहां लिख रहे हैं ध्यान में, यहां पर देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली बेहतरी या बढ़ोतरी को ही आर्थिक प्रगति कहते हैं। आर्थिक प्रगति कहते हैं। ठीक है, पहला बात जिसको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो आपको याद रखना है, यह हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए, ये उदाहरण ना ध्यान रखना, ये कि उदाहरण के लिए 2021-22 में और 2022-23 में, 2022-23 में भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है 2023 में, तो 2 वर्ष में क्या हो रहा है, हम खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तो 2021-22 में कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ, तो मान लीजिए यहाँ पर 300 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। फिर वही 300 से 301 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, 315 हो जाए, समझने के लिए ना ध्यान रखना, पहले वाली स्थिति से हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, 315 मिलियन टन हो जाए किसका, खाद्यान्न उत्पादन।
तो ये क्या है, आर्थिक प्रगति को ये प्रदर्शित यहाँ पर करती है। क्यों बढ़ेगा, इसका नियम ही क्या है, हमेशा क्या होगा, धनात्मक, हमेशा क्या होगा, धनात्मक क्या होता है, होती है ये। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, ये जो मात्राओं में जो परिवर्तन हो रहा है, जो वृद्धि हो रहा है, इसके लिए इकोनॉमी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। 300 से क्या हो गया, 315 मिलियन टन हो गया, तो इसके लिए वर्ड होता है ध्यान, मात्रात्मक वृद्धि कहते हैं, मात्रात्मक, मात्रात्मक वृद्धि। ठीक है, जो अंकों में परिवर्तन हो रहा है ध्यान रखना, उसके लिए क्या है, मात्रात्मक वृद्धि शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्लियर है। अब सेम परिभाषा जो आप यहाँ देख रहे हैं वही परिभाषा यहाँ पर होगा। ठीक, आर्थिक प्रगति में भी आपका सेम परिभाषा यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो अंतर क्या है, तो अंतर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अंतर क्या है यहाँ पर, तो अंतर यहाँ पर देखेंगे, तो अंतर जो है, अंतर यहाँ पर आप पाते हैं वो ये, तो अंतर यहाँ पर है जी, ध्यान रखेंगे वो ये कि ये हमेशा धनात्मक नहीं रहती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, बस इतना अंतर है। तो आप चाहे सेम परिभाषा उठा के यहाँ पर डाल लीजिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली जो बेहतरी है, बढ़ोतरी है, ठीक है, बेहतरी या बढ़ोतरी है, उसे आर्थिक प्रगति कहते हैं। और जब वही आर्थिक प्रगति धनात्मक या ऋणात्मक होती है तो क्या है, आर्थिक समृद्धि यहाँ पर बन जाती है। तो परिभाषा यहाँ पर होगा सेम होगा, परिभाषा सेम होगा। आगे परिभाषा में क्या लिखेंगे, आर्थिक प्रगति कहते हैं, और जब आर्थिक प्रगति क्या हो, धनात्मक या ऋणात्मक हो जाती है, तो यह होगा धनात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, हो सकती है। तो परिभाषा आपका सेम रहेगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक क्या बोलेंगे, बेहतरी को ही, बढ़ोतरी को ही क्या कहेंगे, आर्थिक प्रगति कहेंगे। और यही प्रगति जब धनात्मक से क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, लगातार 5 साल धनात्मक रहा, फिर 6 साल क्या हो, घट गया, तो जब आर्थिक प्रगति ही क्या हो जाए, ऋणात्मक स्थिति में चले जाए, ये पहले ऋण आ रहा था, अब क्या हो जाए, बढ़ जाए, बढ़ोतरी हो जाए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना सेम वही रहेगा, बस क्या होगा, यहाँ पर जो हमेशा धनात्मक होता है, ये धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। तो पहला टॉपिक क्या है, लगातार क्या है, लगातार कोई कंपनी है प्रॉफिट में चल रहा है, कोई क्षेत्र है भारत का अर्थव्यवस्था, कोई क्षेत्र लगातार क्या है, प्रॉफिट में क्या है, अचानक से क्या हो, अगले साल क्या हो, नुकसान में चला गया, लॉस पे चला गया, तो जैसे लॉस में होगा कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, आर्थिक समृद्धि कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहलाएगी जो है। क्लियर है, तो ये आप समझ में आएंगे। तो ये हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। जैसे कि यही उदाहरण को हम यहाँ लगा सकते हैं, सेम उदाहरण को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे हमने बात की कि खाद्यान्न उत्पादन 300 मीट्रिक टन है, मिलियन टन है, यहाँ पे 315 है, तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो वही जो 300 वाला था, 300 मिलियन टन जो हम क्या किए हैं, खाद्यान्न उत्पादन किए हैं, खाद्यान्न उत्पादन किए हैं, वही जो है अगले साल क्या हो जाए, ये 300 सॉरी 200 क्या हो जाए, 299 हो गया, 295 मिलियन टन हो गया। ठीक, तो ये क्या होगा, ये आपका लॉस हो रहा है, तो ये 21-22 में या 22-23 में हो गया। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि भाई अगले साल ही हो, लगातार क्या हो जाए, लगातार उत्पादन बढ़ रहा था, जब तक प्लस में आएगा आर्थिक प्रगति आएगा, जिस वर्ष से क्या हो, लॉस हुआ, आर्थिक समृद्धि में काउंटिंग यहाँ पर कहा जाएगा जो है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है आर्थिक समृद्धि के बारे में। फिर मैं बता दूं, ये जो अंकों में परिवर्तन हो रहा है, कमी या वृद्धि, इसको मतलब मात्रा कहते हैं, मात्रात्मक कमी कहेंगे इसको, और इसको मात्रात्मक वृद्धि कहेंगे। अब आते हैं आर्थिक विकास क्या है, तो इसका एक सूत्र आप यहां पर बना सकते हैं। सूत्र क्या बनाएंगे, सूत्र एकदम सिंपल सा बना सकते हैं। यहाँ पर जो है सूत्र क्या रहेगा, तो सूत्र यहाँ पर रहेगा कि आर्थिक जो विकास है इन तीनों में, आर्थिक जो विकास है इन तीनों में कहीं ज्यादा व्यापक है। तो पहला आपको याद रखना है क्या है, ये अत्यधिक व्यापक है, तीनों में सबसे व्यापक यही है, सबसे व्यापक है, ये सबसे व्यापक अवधारणा है पहला। ठीक है, सबसे व्यापक अवधारणा है। दूसरा जो आपको याद रखना है, इसका सूत्र हम बना सकते हैं, देखो ऐसा, मात्रात्मक 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 वृद्धि धन गुणात्मक गुणात्मक वृद्धि बराबर आर्थिक आर्थिक विकास। ठीक, तो यानी कि
आर्थिक विकास के लिए मात्राओं में वृद्धि तो होना ही चाहिए, साथ साथ क्या हो, गुणात्मक वृद्धि भी यहाँ पर होना चाहिए। अब मेन सवाल यहाँ पर पूछता है, ध्यान रखेंगे कि आखिर गुणात्मक वृद्धि किसे कहा जाता है। तो गुणात्मक वृद्धि से यहाँ पर आशय है शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य है, पेयजल है, संचार है, परिवहन है। तो ये सब क्या है, उन तमाम चीजों को गुणात्मक वृद्धि कहते हैं, उन तमाम चीजों को गुणात्मक वृद्धि कहते हैं जिनसे, गुणात्मक वृद्धि किसको कहते हैं, उन तमाम चीजों को, उन तमाम यानी सभी, तमाम ये सभी चीजों को कहते हैं जिनसे जीवन में गुणवत्ता आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जिनसे जीवन में गुणवत्ता आती है, उन तमाम चीजों को क्या कहते हैं, गुणात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो मात्रात्मक धन गुणात्मक वृद्धि बराबर आर्थिक विकास होता है। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखना है इसमें वो ये कि यह भी धनात्मक या यह भी ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी क्या है, सेम है, लेकिन ये वाला जो मामला है ये हमेशा क्या है, धनात्मक होता है। इसको ध्यान रखना है। सवाल ये पूछता है कि धनात्मक हमेशा कौन रहता है, धनात्मक में रहने वाली अवधारणा कौन सा है, आर्थिक प्रगति है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ये भी धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। फिर पूछता है मेरे ध्यान में सबसे व्यापक अवधारणा कौन सा है, आर्थिक विकास है। फिर सवाल पूछता है कि आर्थिक विकास में गुणात्मक वृद्धि क्या है, तो ये सारे चीजें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, संचार है, परिवहन, इन सभी से क्या है, जीवन में गुणवत्ता आती है। शिक्षा से कैसे आएगा, शिक्षा से आएगा जैसे देख लीजिए, जीवन में गुणवत्ता कैसे आएगा, शिक्षा से जीवन गुणवत्ता। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ किससे आएगी जो है, तो इससे हम एग्जांपल ले रहे हैं किससे, शिक्षा से। जैसे एग्जांपल ले शिक्षा से, तो शिक्षा का मतलब क्या है जी, एजुकेशन। तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक ज्यादा होना चाहिए, सैद्धांतिक कम होना चाहिए। नैप 2020 लाई गई है, नई शिक्षा नीति लाई गई है 2020 का। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और इसको एग्जीक्यूट भी कर रही है कि भाई भारत में जो सैद्धांतिक शिक्षा था उसको व्यवहारिक शिक्षा की ओर क्या किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए, परिवर्तन किया जाए, ताकि बच्चों की समझ को ज्यादा विकसित किया जाए, बौद्धिक चेतना बढ़ाया जाए, केवल रटाया ना जाए बल्कि उनकी समझ को क्या किया जाए, बढ़ाने का कोशिश किया जाए। तो अगर वैसा शिक्षा होगा तो भाई सीधी सी बात है भाई, अगर ऐसा शिक्षा अगर मिलता है तो बच्चों में क्या होगा, उनकी कौशल विकसित होगा, उनके स्किल बढ़ेगा, उनमें क्षमताएं क्या होंगी, क्षमताएं उनमें ज्यादा उनमें हमको देखने को मिलेगी। और उसमें कौशल होगा, क्षमताएं होंगी, तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, अपना स्वयं का स्टार्टअप कर सकते हैं, खुद का क्या है स्टार्टअप, खुद का कोई व्यवसाय कर सकते हैं, स्टार्टअप उद्योग लगा सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, जॉब करेंगे। और डेफिनेटली जब ये सब होंगे तो उनको जॉब मिल जाएगा। जॉब कहाँ मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, या फिर कहाँ पर, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जॉब क्यों मिलेगा, क्योंकि उनमें स्किल है। आज उनको जॉब मिलेगा या खुद के स्टार्टअप करेंगे तो भाई उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा, आर्थिक स्थिति क्या होगा, सुदृढ़ होगा। अब आर्थिक जब वेतन मिलेगा, पैसा मिलेगा, आर्थिक से सुदृढ़ होगा तो उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तो और बेहतर करने के लिए क्या होंगे, बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और जब बेहतर करेंगे भैया उनको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, उनको अवार्ड मिलेगा या पुरस्कार कह सकते हैं, पुरस्कार उनको मिलेगा। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, तो एक शिक्षा से क्या हो, जीवन में गुणवत्ता आ रही है। वैसे ही संचार से क्या हो रहा है, तो संचार मतलब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे इंटरनेट आया है, मोबाइल आया है, ठीक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सब के आने से भी जीवन गुणवत्ता आई है। आज मोबाइल देख लीजिए, आज मोबाइल से क्या हो रहा है तो भाई हमारा जो देख लीजिए, हमारा जो एम्स है दिल्ली में, क्या है, जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का क्या है जो इंस्टीट्यूट है, उसमें क्या बोलते हैं, एम्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, एम्स हम कहते हैं उसको जो है। तो एम्स में बैठकर, यहाँ दिल्ली में बैठकर जो है नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे डॉक्टर ध्यान रखना, उनको भी क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उनको हम गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कैसे इलाज करना है। कहीं पर बाला कोई कैजुअलिटी आ गई है तो हम यहाँ बैठे बैठे क्या करें, उसको रिमोट कर सकते हैं, यहाँ से हम उसको जो है जानकारी साझा यहाँ पर कर सकते हैं। एक्सरे हो गया। बाद आजकल आपकी बॉडी का फंक्शन है ध्यान रखना, आज इतना एडवांस तरीके से हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं कि बॉडी जो इलाज कराना है, एक्सरे कराना है, डिसीज को फाइंड आउट करना है, इन सब क्या है आज नेट इंटरनेट के माध्यम से सक्सेसफुल यहाँ पर किया जा रहा है। तो इससे भी क्या हो रही है जीवन गुणवत्ता यहाँ पर आ रही है, क्योंकि वो लंबे समय क्या है जीवित रहेंगे, और जीवित रहेंगे तो उनकी कार्य क्षमता बनी रहेगी, कार्य क्षमता बननी रहेगी तो व्यवसाय करेंगे, और इससे उनकी आर्थिक समृद्धि गुणवत्ता उनके जीवन में आएगी निश्चित रूप से। सेम क्या है परिवहन से, तो कहीं पर परिवहन के साधन नहीं है तो आप देखे होंगे कि कोई मृत व्यक्ति है, बहुत ज्यादा बीमार है, उसको हम ठेला में क्या है धकेलते हुए ले जा रहे हैं उसको है, या व्यक्ति निधन हो गया है तो उसको 100 क्या है कंधे में उठाकर ले जा रहे हैं। तो भाई वहां पर अगर हम हेल्थ फैसिलिटी देते हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं, तो समय पे क्या है हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, उसका इलाज होगा, और इलाज होगा तो लंबे समय फिर से जीवित रहेगा। तो परिवहन न केवल बीमार व्यक्ति उस समय के लिए, बल्कि उस व्यवसाय के लिए आवश्यकता है, आसान पहुंच के लिए आवश्यकता है, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। तो इन सबसे क्या होता है जीवन गुणवत्ता आती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये क्या है गुणात्मक वृद्धि है। तो हमारा जो आर्थिक विकास है वो काफी ज्यादा व्यापक अवधारणा है, और इसे मात्रात्मक के साथ गुणात्मक वृद्धि यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास भी धनात्मक या ऋणात्मक यहाँ पर हो सकती है। अब सवाल आता है यहाँ पर कि आर्थिक विकास केवल ऐसा कहने बस से है कि रियल में ऐसा होता है? इसको असल जीवन में लाने के लिए, वास्तविक जीवन में लाने के लिए दो बड़े विद्वान आते हैं। एक का नाम है पाकिस्तानी मूल के हैं महबूब उल हक, और दूसरा भारत से हैं अमर्त्य सेन। इन्होंने कहा कि भारत में या विश्व में क्या मानव का विकास जैसा बताया जा रहा है आर्थिक विकास में वैसा हो रहा है कि नहीं, इसका परीक्षण किया जाए। तो अब हम 60 के पहले समान था, 60 के बाद अंतर किया, अब 60 से 90 में आ रहा है। तो 1990 में क्या हुआ, यहां पर दो विद्वान आते हैं। कितने? दो विद्वान आ रहे हैं। ठीक, कितने? दो विद्वान आ रहे हैं। इनमें से एक है जिसका नाम है महबूब उल हक, एक का नाम है महबूब उल हक पाकिस्तान से, एक आ रहे अमर्त्य सेन कहां से? इंडिया से। तो ये इंडिया से हैं, अब ये कहां से? पाकिस्तान मूल के हैं, ध्यान रखना। महबूब उल हक है। इन दोनों ने कब? 1990 में एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, ध्यान रखना, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक, कब विकसित किए? 1990 में विकसित किए। आखिर आर्थिक विकास सच में होता है कि नहीं होता है, उसका परीक्षण करने के लिए 1990 में दो नाम आता है। ये है प्रवर्तक है, ध्यान रखना, यह प्रवर्तक हैं, प्रणेता हैं। अब ये उनके सहयोगी रहे हैं, ध्यान रखना। हो गया। तो अब क्या किया इन्होंने कहा कि आखिर जो है आर्थिक विकास का जमीनी स्तर पर है कि नहीं, इनको हमको समझना है, हमको जानना है। तो इसके लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मानव विकास रिपोर्ट का, और इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, इस रिपोर्ट के अंतर्गत इन्होंने कुछ सूचकांक बनाए। मानव विकास रिपोर्ट, उसको HDR बोलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट भी लिख लो, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक, उसी HDR कहते हैं। तो इस रिपोर्ट के कुछ आधार थे जिससे हमको परीक्षण करना था। इसका सूचकांक बनाया गया, इंडेक्स बनाया गया। ये आधार कह सकते हैं आप इसको, ये आयाम कह सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट के आयाम के आधार क्या हैं? तो इसके 3 आधार हैं। कितने? 3 आधार हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। एक है, ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय, PCI, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। तो कितने हो गए? 3। इन तीनों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, तीनों को याद रखना है,
सवाल डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो 3 है और तीनों को कुछ मान दिए गए। एक नंबर को 3 भागों में बांटा गया, एक नंबर को 3 भागों में बांटेंगे तो कितना आ गया 0.33, तो 0.333, 0.333, यहाँ पर भी 0.333 और 3। तो जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय की अच्छी स्थिति रहेंगी, ठीक, उनको इतना नंबर मिलेगा। जीवन प्रत्याशा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आधारों पर करेंगे ओवरऑल, तो उनको 0.33 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर भी साक्षरता दर में अगर बेहतर उनकी दशाएं होंगी तो 0.333 उनको नंबर दिया जाएगा। अगर जो कम नंबर लाएंगे विश्व के देश, तो उनको कम कम नंबर भी यहाँ पर दिया जाएगा, जैसे कि 110 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है, 301 भी हो सकता है। तीनों को जोड़ेंगे, बाद में क्या करेंगे, तीनों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। तो इन सूचकांकों के आधार पर, मतलब कितने सूचकांक पूछे गए पीएससी में, 3 है, ध्यान रखना। तो इन तीनों ही सूचकांकों के आधार पर जो नंबर विश्व के देश पाया जाएगा, हम कहाँ किनसे पूछेंगे, विश्व के देशों में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे अलग अलग देशों में, इन मानकों के आधार पर आंकड़ों को फिट बैठाएंगे और फिर हम देखेंगे क्या उनको कितना नंबर मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए। फिर इन तीनों आयामों से प्राप्त अंकों के आधार पर, इन तीनों ही सूचकांक के आयाम से प्राप्त अंकों के आधार पर एक नया चार्ट बना रहे हैं। ठीक, नया चार्ट बना रहे हैं जहां हम लेंगे उक्त तीनों सूचकांकों या आयामों से प्राप्त अंकों के आधार पर विश्व के देशों को 4 वर्गों में बांटा गया। तो कौन कौन से वो 4 थे यहाँ पे देखा जाए, हम देखें यहाँ पर 4 कौन कौन से थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आते हैं उन 4 देशों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो देश है, ध्यान रखना, पहला देश उसको अत्यधिक मानव विकास वाले देश, क्या बोलेंगे, अत्यधिक मानव विकास वाले देश कहेंगे। ठीक है, अत्यधिक मानव विकास वाले देश। फिर जो तीसरा जो हम लेंगे, दूसरा लेंगे, इसको कहा जाएगा, ठीक है, इसको कहा जाएगा अधिक मानव विकास वाले देश, मध्यम मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देश। तो यहां पर आते हैं जी इस अत्यधिक मानव विकास वाले देश। ठीक, अत्यधिक मानव विकास वाले देश, अधिक मानव विकास वाले देश, मध्यम मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देश। तो यहां पर आते हैं, तो इसको हम ध्यान रखना कितने कितने नंबर इनको मिले, तीनों ही आयामों से प्राप्त कितना अंक मिलना चाहिए उनके आधार पर बांटा जाता है। तो भैया ध्यान रख, तीनों ही आयाम को जोड़ने के बाद, यहां पर अगर 550 से नीचे अंक मिलता है, कितना, 550 से नीचे अंक मिलता है, 550 से नीचे यहाँ पे अंक मिलता है, कितना, 550 से नीचे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे बना लेते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा ऐसा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर ऐसा ले लीजिए ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए थोड़ा बेहतर तरीके से। ठीक है, तो कितना हो गया देखें यहाँ पर, तो 4 हमने वर्ग बांटे हैं। पहला निम्न मानव विकास वाले देश, दूसरा मध्यम मानव विकास वाले देश, तीसरा अधिक मानव विकास वाले और चौथा अत्यधिक मानव विकास वाले देश है। तो इन देशों को कितना कितना नंबर मिले, इन्हों कितना कितना नंबर मिले, अगर तीनों ही आयामों को जोड़ने के बाद पॉइंट अगर 55
जीरो या उससे नीचे, या उससे नीचे अगर अंक मिलता है तो उसको निम्न, ठीक है, लोअर लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज कहा जाएगा। LHDC बोलेंगे, लोवेस्ट, ये लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, ठीक है। अगर 550 से ऊपर है, ठीक है, 0.55 से लेकर 0. यहाँ पर 699 तक लेके आता है, तो उसको हम बोलते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, मध्यम मानव विकास वाले देश कहते हैं। तीसरा है जी, ध्यान रखना, जो आता है आपका 0.699 से लेकर आपका जो है ले सकते हैं 700, ठीक है, कितना 799, तो 0.799, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट 700 भी कह सकते हैं हम, इसको डायरेक्ट 700 कह सकते हैं हम, ठीक है, तो डायरेक्ट 700 भी कह सकते हैं, ऊपर कह सकते हैं। और नेक्स्ट आता है, अगर 0.800 से अगर ऊपर नंबर लेके आता है, उसको अत्यधिक मानव विकास वाले देश कहा जाएगा, जो है क्लियर है। तो यहाँ पर अधिक के लिए क्या है, H, इसके वर्ड है यहाँ पर H, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिपल H लगा देना, ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है। तो लार्जेस्ट कह सकते हैं, अत्यधिक है LHD, तो L भी वर्ड आप लगा सकते हैं, जो भी अत्यधिक के लिए सुटेबल वर्ड होगा वो आप लगा सकते हैं। तो अत्यधिक मानव विकास वाले देश, तो इन किन आधार पर हमने इसको लिए हैं, तो 3 आयाम है। कौन से आयाम है, तो यहाँ पर आयाम है वो है प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर है, क्लियर है। तो उनसे तीनों से प्राप्त अंकों के आधार पर हम 4 वर्गों में बांट रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि लेटेस्ट 2021-22 का जो HDR जारी किया गया है, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22, तो इसके हिसाब से कितने देशों का हमने इस सूचकांक से हमने मापन किए, तो हमने मापन किए हैं 191 देशों का हमने मापन किए। इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया है, 191 देशों को शामिल किया गया है। इन 191 देशों में भारत की हम बात करते हैं, ठीक है, भारत की हम बात करते हैं, तो भारत, ध्यान रखना, इसमें आता है भारत कहाँ पर स्टैंड करता है, तो भारत मध्यम मानव विकास वाले देश में आता है। और भारत को जो वैल्यू मिलता है 6.063, तो ये हमारा वैल्यू है, सूचकांक है, तीनों को पिछले 3 है उसको जोड़ने के बाद। और कितना रैंक मिला है, तो 132वां स्थान है, कितने देशों में, 191 देशों में, ठीक है। फिर आता है सबसे निम्न किनका है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे दक्षिणी सूडान का है, दक्षिणी सूडान का है, जो कितने नंबर पर है, 191वां नंबर पर है। उन्हें सूचकांक को जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर यहाँ पर कौन है जी, तो यहाँ नंबर 1 पे है आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है। इनको 0.962 इनको वैल्यू मिला है, सूचकांक में नंबर मिला हुआ है। और सेकंड में है यहाँ पर नॉर्वे है। लंबे समय तक नॉर्वे पहले पायदान पर था, लेकिन अब इस बार ध्यान रखना स्विट्जरलैंड पहले पायदान पर है, दूसरे में नॉर्वे है, तीसरे में आइसलैंड है और चौथे में पहला हो दूसरा हो गया नॉर्वे। तो बस 2 को याद रखना, इसके अलावा आइसलैंड भी है, ठीक है, तीसरे में आइसलैंड है, तो आपको 2 को याद रखना, पहला दूसरा, और भारत का 132वां, क्लियर है। सबसे अंतिम में दक्षिणी सूडान है, क्लियर हो गए। तो ये डाटा आपको याद रखना है। CGPSC प्रीलिम्स 2018 में बाकायदा सवाल पूछा गया है, प्रथम पायदान में कौन था, व्यापम पूछा जाता है, PSC की दूसरे एग्जाम पूछा गया इनके आयाम कितने हैं, 3 आयाम है, प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता दर है और जीवन प्रत्याशा यहाँ पर है, क्लियर है, बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लो एक बार फिर से देखो, तो जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसको हम बोलते हैं जी, ध्यान रखना। तो एक औसतन किसी देश में नागरिक कितने साल तक औसतन जीवित रहते हैं, उसे जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। तो भारत में कितना है जी, तो भारत में ध्यान रखना ये है आपका 70 साल, अभी अपडेट बात करें लगभग 70 साल ना, 70 साल औसतन भारत में एक व्यक्ति जीवित रहता है। इसके हिसाब से देखा जाए, हाँ, ये हम देश की आज़ादी की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर देखा जाए तो लगभग 32 का हमको आंकड़ा मिलता है, 32 साल औसत जीवन प्रत्याशा को देखने मिलता है। और आज़ादी के समय हम शिक्षा की हम बात करते हैं, लगभग 17% साक्षरता दर थी।
तो अभी हमारी जो साक्षरता है लगभग 74% से ज़्यादा हो गई है। आज़ादी से मात्र 17 था, उस समय मात्र 32 था, और अभी कितना हो गया है, अभी हम 70 हमारा वर्ष जीवन प्रत्याशा हो गई है। तो ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है। और सांसद अगर हम देखें तो आज देखा जाए तो पहले कॉन्सेप्ट चलता था, पहले कॉन्सेप्ट क्या चलता था, आश्रम व्यवस्था। और इस आश्रम व्यवस्था में औसतन एक व्यक्ति उम्र को 100 माना गया था, 100 वर्ष, और उसके साथ 4 आश्रम बांटा गया। आपको पता होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, और आपका संन्यास आश्रम है। तो हर आश्रम में क्या है, व्यक्ति जो है अपने 25वां वर्ष क्या है गुजारता था, 25 साल तक वहां पर रहना होता था। तो मेरा सवाल है, ब्रह्मचर्य आश्रम में हम 0 से 25 शामिल करेंगे कि और कोई डिजिट है, आपको जानकारी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बच्चा का जन्म से 25 साल रहेगा कि कुछ और बीच में होता था? ठीक है, 25 से 50 यहाँ पर जाएगा, 25 से 50, और 50 वर्ष से लेके 75 वर्ष, और जो 75 वर्ष से ऊपर आपका जितना भी आगे जीवित रहेगा 100 साल तक। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ये आयु है, क्या यही टाइम था कि जन्म होने के बाद उसको भेज देते थे? तो बिल्कुल ये गलत होगा। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, हम बोलते हैं उपनयन संस्कार। लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में बच्चे का उपनयन संस्कार होता था, जिसमें बाल मुंडन कराना है, जनेऊ धारण कराना है, भगवा वस्त्र पहनाना है, और हम उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजते थे, आचार्यों के पास भेजते थे। तो उम्र याद रखना, 12 से 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक क्या रहता था, वो इस आश्रम में रहकर शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, आचरण और धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त यहाँ पर करता था। तो अभी के हिसाब से भैया जब क्या हो गया है, जब हमारा उम्र कितना हो गया, औसतन 70 साल है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग बनाइएगा कि आपको कितने साल आपको किसमें ब्रह्मचर्य आश्रम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना है। तो 70 का आधा कर दो 35, और 35 का आधा कर दो तो लगभग 17.5 साल। तो 17.5 साल में आज की डेट में क्या करना था, आपको तमाम शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेना था, और 17.5 18 क्या है, गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर लेना चाहिए था। चलिए, एक बात है जो आपको बताया, तो प्लानिंग जो कर रहे हैं ध्यान रखना, बहुत लंबा टाइम मत दीजिए, प्रॉपर रणनीति बनाइए पढ़ने का, क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कैसे आ सकता है, प्रॉपर टीचर से, सिलेक्टेड लोग से, अपने फैमिली अच्छे जो पर्सन है जो जानता है कॉम्पिटिशन को, उनसे मिलिए, प्रॉपर रणनीति बनाइए। निश्चित रूप से आपको जितना टाइम लगाएंगे उससे पहले आपको सिलेक्शन मिल सकता है, प्रॉपर रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात की है किसके बारे में, उन 3 अवधारणाओं और मानव विकास रिपोर्ट के बारे में हमने यहाँ चर्चा यहाँ पर की जो है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।